नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आज देश के 5 राज्यों में नतीजे आ रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान के उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। ये बड़ी खबर नतीजों से जुड़ी हुई। बंगाल में वोटों की गिनती जो है वो लगातार जारी है और इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी खुद अपनी सीट नंदीग्राम से पीछे चल रही हैं और शुभेंदु अधिकारी जो है वो ममता बनर्जी से आगे चल रही हैं। 190 से ज्यादा सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, यानी कुल मिलाकर टीएमसी सत्ता की नजदीक जो है एक बार फिर से जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए व्यक्तिगत तौर पर काफी नुकसान यहाँ पर राजनीतिक स्तर पर, और देखा जाए तो इस सीट पर नंदीग्राम से जिस तरीके से सबसे हॉट सीट ये मानी जा रही थी, और शुभेंदु अधिकारी जो पहले टीएमसी में थे और बाद में वो बीजेपी में चले गए, ममता बनर्जी के और तृणमूल के बेहद खास थे और उनका ये एक क्षेत्र है खुद का, तो ऐसे में वहां से उनका जीतना पहले से लाजमी माना जा रहा था। लेकिन ममता बनर्जी वहां उन्हें टक्कर देने के लिए गई और नतीजे आ रहे हैं कि ममता बनर्जी वहां से पीछे चल रही हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम से पीछे चल रही हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो पश्चिम बंगाल में पूरे तरीके से आगे चल रही है। तो ये नतीजे आज 5 राज्यों के आ रहे हैं और उसी कड़ी में अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो वहां पर ममता बनर्जी के लिए थोड़ा निजी तौर पर और उनकी सीट को लेकर थोड़ी निराशा वाली खबर है, लेकिन टीएमसी के लिए थोड़ी सकारात्मक खबर है क्योंकि टीएमसी को बढ़त बम्पर तरीके से यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है और काफ़ी आगे जो है भारतीय जनता पार्टी से वो चल रही है तृणमूल कांग्रेस। करीब 196 सीट आगे जो है वो चल रही है और 93 पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। पिछली बार से 90 ज़्यादा 3 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और इस बार काफ़ी अच्छी बढ़त की है, लेकिन राजनीतिक सत्ता के नज़दीक जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो उधर तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में द्रमुक जो है वो 136 पर आगे चल रही है, अन्ना द्रमुक 97 पर। यहाँ पर भी सत्ता का उलटफेर होता दिखाई दे रहा है। और डीएमके के इतिहास की बात करें तो जब पेरियार ईवी रामास्वामी की ये पार्टी जब बनी थी तो द्रविड़ कशगम के 2 भाग हुए थे और तभी डीएमके की स्थापना की थी और एडीएमके और डीएमके दोनों अलग अलग हो गए थे। तो ये लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं इन चुनावी नतीजों का। बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस अब 204 के करीब आगे चल रही है। 204 सीटों पर 292 सीट हैं, 204 पर तृणमूल कांग्रेस आगे, भारतीय जनता पार्टी 85 सीटों पर आगे है, कांग्रेस पार्टी केवल 1, अन्य 2। तो मोटे तौर पर टक्कर सिर्फ बीजेपी और टीएमसी के बीच में यहाँ पर दिखाई दे रही है और दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर सुबह जब गिनती शुरू हुई थी तब दिखाई दे रही थी, लेकिन अब आकर के आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा टीएमसी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 204 पर आगे टीएमसी, लेकिन खुद अपनी सीट पर ममता बनर्जी नंदीग्राम से काफ़ी पिछड़ी हुई नज़र आ रही हैं। तो ऐसे में देखना ही होगा कि शाम होते होते किस कदर ये नतीजे आगे बढ़ते हैं और किस कदर चीज़ें राजनीतिक रूप से बदलाव की दिशा की ओर आगे बढ़ती हैं। तो बंगाल में बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि इस बार सत्ता का उलटफेर यहाँ पर होगा, लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझानों से और अभी तक के रुझानों से करीब 12 बज गए हैं, 4 घंटे वोटिंग को हो गए हैं शुरू हुए। इन 4 घंटों में टीएमसी सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है और बड़े आराम से वापस सत्ता में आ रही है। उधर टीएमसी को काफ़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस का जो वोट था सारा वो शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी के पास और टीएमसी कहीं ना कहीं अपने पिछले वार वाले नतीजों को दोहराती हुई दिखाई दे रही है। तो चर्चा करेंगे और बातचीत भी करेंगे, थोड़ा विश्लेषण भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। हमारे साथ योगेंद्र सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर विवेक सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ। बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले प्रोफेसर साहब आपसे शुरुआत कर रहे हैं। ये जो नतीजे अभी दिखाई दे रहे हैं हमें रुझान में परिवर्तित होते हुए, क्या और कैसे, किस नज़र से आप इसे देखते हैं? टीएमसी में जिस तरीके से पूरी राजनीतिक ताकत झोंक दी गई थी उसके बाद भी अगर ऐसे नतीजे हैं तो ये किस ओर संकेत करते हैं? देखिए, अभी तो रुझान आने शुरू हो गए हैं और सारी सीटों पर खास करके पश्चिमी बंगाल के आ गए हैं।
देखिए अभी बिल्कुल हमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। और हाँ। ऐसा दर्जनों चुनावों में ऐसा होता है कि जी। 10,000, 5,000, 2,000 सीटों का डिफरेंस होता है। तो हाँ हो हाँ सकता है कि 1-2 घंटे बाद सिचुएशन अलग बदल जाए। क्योंकि शुरुआत में दिख रहा था लगभग टीएमसी और बीजेपी जस्ट आगे पीछे थी, और हाँ अभी थोड़ा 50 सीटों का डिफरेंस हुआ है। तो हाँ। हमें लगता है कि 1-2 घंटों के बाद चीजें बिल्कुल साफ होंगे और बदल जाएंगे। आपको सही बात। जी जी, आप जी। बताएं बताएं और मैं बताएं सर। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे ऐसा कहने के पीछे कुछ कारण है। बताएं सर। पहला कारण ये है कि पिछली बार जो मुस्लिम जो वोट बैंक था, खास करके पोलराइजेशन हुआ है वैसे फैक्टर या पीर ज्यादा के आने से, और कहीं न कहीं वो फैक्टर जो है, मुस्लिम फैक्टर जो है, तो पश्चिमी बंगाल में हमारी हाँ ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाने वाला है। हाँ दूसरा है इनके बहुत बड़े बड़े वो हिंदी भाषी क्षेत्र के नेता द्विवेदी जी हों या फिर शुभेंदु जी हों, बहुत सारे नेता इनसे अलग हो गए हैं, और हम्म उसका भी कहीं न कहीं असर पड़ने वाला है। हम्म तीसरा, इन्होंने चोट की राजनीति की। उन्होंने चोट की राजनीति करने के साथ साथ सबसे खतरनाक गोत्र की राजनीति कर दी, और हम्म। इन्होंने साधने का प्रयास किया हिंदू और मुसलमान दोनों को। तो इनका हाँ। फोकस 30% और 70% दोनों पर था। और जब आप दोनों पर फोकस करते हो, जब अल्लाह का नाम लेने वाले राम का नाम लेने लगे, तो चीजें आप समझ सकते हैं कि क्या बेचैनी है। तो और क्योंकि दोनों पर फोकस की, इसलिए इनको सर दोनों को एक चीज थोड़ा ठीक से समझाएं कर कि नहीं पाई। ठीक है, राजनीतिक रूप से बयानबाजियां हो, जाति को साधने की कोशिश हो, धर्म की राजनीति, वो तमाम पार्टियां करती हैं, वो हमने देखा बड़े बाखूबी तरीके से, हम समझते देखते आए। अभी हम देख रहे हैं कि जो नतीजे पिछली बार थे 2016 की बात करें पश्चिम बंगाल में, तो तृणमूल कांग्रेस 211 पर थी, और इसके अलावा जी। भारतीय जनता पार्टी केवल 3 सीट पर थी। तो 3 भारतीय जनता परसेंट पार्टी का जी। 3 से उठकर इतना ऊपर आना, दूसरा कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल होना, लेकिन टीएमसी कहीं ना कहीं अपने पुराने नतीजे के आसपास ही अभी तक पहुंचती दिखाई दे रही है। और तो क्या देखिए ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के पास कम्युनिस्ट मार्क्स जो कम्युनिस्ट पार्टी के वोट हैं वो, और कांग्रेस पार्टी के वोट वो केवल शिफ्ट हुए हैं, ममता बनर्जी ने अपनी जो उनकी जमीन थी उसको बचा के रखा है, वो कहीं किसकी नहीं है? जी जी। देखिए यहाँ पे जो 5M की बात करते हैं, मुस्लिम, महिला, मोदी, या फिर ममता, या फिर जो हमारे मतुआ समाज के लोग हैं। हाँ तो जब इस आधार पे जब मैं देखता हूँ, तो मुझे यह क्लियर रूप से दिखता है कि कहीं न कहीं अभी हो सकता है उसका पूरा रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे राउंड की वोटिंग बाकी है। हाँ तो वो सब हो जाने के बाद चीजें क्लियर होंगी। और ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि देखिए मुझे पूरा भरोसा है कि लगभग 150 सीटों तक भाजपा जा सकती है। तो जो 3 सीट वाली पार्टी थी, अगर 150 तक जा सकती है, अगर आप याद करिए 2011 का चुनाव 150 तक जब जा सकती है, तो मतलब सरकार बना सकती है वहां पर बीजेपी? बिल्कुल सरकार बीजेपी की बनना नहीं, जो इतना है, क्योंकि डिफरेंस, अगर अभी तक एक चीज और समझना चाहते हैं कि इतना अभी जो डिफरेंस है, इसको पार कर पाना अभी 4 घंटे के बाद, अब क्या आपको लगता है आसान इतना रहेगा? ऐसा ऐसा बहुत सारे चुनाव में हुआ है कि हाँ लास्ट 1-2 घंटे में सिचुएशन बिल्कुल बदल गया है। अब देखिए डिफरेंस 2,000, 4,000, 5,000 सीटों का है। तो हाँ। जो नेक्स्ट राउंड की वोटिंग होगी, उसके बाद के जो राउंड की जो गिनती होती जाएगी, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस हो सकता है। जो आपको ठीक है, आई बहुत लेकिन ज्यादा दिखती है, ये नतीजों में डिफरेंस होगी। डिफरेंस जरूर प्रोफेसर साहब देखा गया है, विवेक सिंह के डिफरेंस आ जाता है, लेकिन इतना ज्यादा फर्क आप किस आधार पर कह रहे हैं, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं। अगर आप समझा सकें कि ये किस तरीके से जी, चीजें मैं बदल सकती है, बिल्कुल क्योंकि मैं इस आधार पे कह हम रहा हूँ देख रहे कि हैं जिस कि अभी तरीके के से 10 रुझान साल में के 206 convention 200 factor है। 200 के पार टीएमसी दिख रही है अभी तक के रुझान में। जी, और आप अभी कह तक रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है। 150 तक चली जाएगी। सर 83 आपकी से बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए अभी सबका फैसला नहीं हुआ, अभी केवल रुझान है, और रुझान 2-3 घंटे के हैं। तो 2-3 घंटों का अभी और खेल बाकी है। तो खेला तो हो गए, लेकिन जो ठीक। खेला हो गए परिवर्तन का होगा। और क्योंकि देखिए 10 साल का जो सुशासन है टीएमसी का वो सामने है। चलिए ठीक है, उसको तो हालांकि नेक्स्ट और कांग्रेस रेस में है ही नहीं, उन्होंने पहले के चुनाव का अपना विस्तार समझ इस तरीके से कर दिया, कोई इनसे नेता नहीं है। लेकिन आपको एक स्थिति अभी दिख रही है कि 2 घंटे से बिल्कुल बदलने की पूरी उम्मीद है। ठीक है। हमारे साथ हमारे एडिटर सीमा गिल भी जुड़ गई हैं, उनसे भी थोड़ा समझेंगे कि बड़े बारीकी से पूरे चुनाव के ऊपर वो नजर बनाए रही। लेकिन योगेंद्र सिंह भी हमारे साथ हैं। योगेंद्र सिंह, आपसे समझना चाहते हैं इन रुझानों का मतलब और सच। आवाज मिल रही है योगेंद्र जी आपको? लगता उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सीमा जी, अभी जो बात अभी कर रहे थे प्रोफेसर विवेक सिंह के, जो अभी के रुझान है
उसका फर्क पार करना बहुत मुश्किल नहीं है। वो कह रहे हैं कि 50 की बीजेपी जा सकती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? अगर मौजूदा परिस्थिति को देखें, बीजेपी 83 और 85 के आसपास और 90 तक कहीं ना कहीं चल रहा है, मतलब इससे ज़्यादा ऊपर जाना भी नहीं दिख रहा है और इससे नीचे आते नहीं दिख रहे, तो इस एवरेज में दिखाई दे रहे हैं। तो इतना फर्क क्या आ सकता है? आपको लगता है 60 सीटों का और प्लस हो सकता है और शाम तक नतीजे आते आते? देखिए अरुण, अगर आप जब से काउंटिंग शुरू हुई है तब से अभी तक अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो जिस तरीके से जब ओपनिंग हुई थी उस वक्त में करीब बीजेपी और कांग्रेस में आप फ़र्क देखते हैं कि बीजेपी काफ़ी आगे थी। हालांकि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पहले से ही आगे चल रही थी और बहुमत पाती हुई दिख रही है, उसमें कहीं भी कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे जो काउंटिंग बढ़ती जा रही है उसके बाद में आप देखिएगा कि बीजेपी डाउन होती जा रही है और टीएमसी और बढ़ती जा रही है। इसका आप मतलब समझिए, मुझे जो लगता है व्यक्तिगत तौर पर हमारी, क्योंकि हम लगातार हर चुनाव को बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं, देखते हैं, और उसके हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि बीजेपी को बहुमत में आना मेरे लिए मुझे लगता है बहुत नामुमकिन बात लग रही है अभी इस वक्त देखते हुए। सुबह से जिस तरीके से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, विवेक जी कह रहे हैं उनका अपना आकलन हो सकता है इसमें कोई, क्योंकि सबके अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं एनालाइज करने के, तो उनके अपने पैरामीटर हो सकते हैं, कुछ उनको कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं ऊपरी तौर पर जो देख पा रही हूँ उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बीजेपी शायद बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुँच पाएगी। 100+ हम पहले से मान के चल रहे थे, क्योंकि जितना भी आप इलेक्शंस होने के बीच में जो अभी आज रिजल्ट आने से पहले भी हम जो आंकड़े लेके आ रहे थे उसमें ज़्यादातर लोगों से जो मेरी व्यक्तिगत बात हो रही थी उसमें 100+ की बात की जा रही थी बीजेपी की। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर दावे किया जा रहा था कि वो 200 पार करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 100 के आसपास ही बीजेपी रहने वाली है और बहुमत में टीएमसी होगी। इसके कारण हैं, क्योंकि देखिए एक तो इसको आप बीजेपी की एक तरह से हार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी 100 पे आ जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 3 सीटों से 100 तक पहुंचना अपने आप में, और वो भी ममता दीदी जैसे गढ़ में, जहां पर ममता जब हम 5 M की बात करते हैं तो उसमें से 4 M ममता की तरफ जाते हैं, क्योंकि बंगाल स्टेट को अगर आप देखते हैं एक चीज को और समझना चाहते हैं सीमा जी अभी, क्योंकि 4 M आप बता रही हैं ममता दीदी के साथ जा रहे हैं, लेकिन खुद उन नंदीग्राम की सीट से कोई भी M अभी तक दीदी के साथ जाता दिखाई नहीं दे रहा। आपको लगता है कि इसके पीछे की खास वजह यही कि शुभेंदु अधिकारी का वहां से होना और पूरा हाई प्रोफाइल और हॉट सीट बना दिया जाना राजनीतिक रूप से नंदीग्राम को, उसका ही असर है? देखिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी अरुण, जब हम शुभेंदु की बात करते हैं, क्योंकि शुभेंदु जब तक बीजेपी के साथ नहीं था यानी टीएमसी के साथ था, वो दीदी का सबसे स्ट्रॉन्ग हैंड था माना जाता था। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है सीमा जी, इस पर थोड़ा सा और आगे विश्लेषण करेंगे, लेकिन एक ब्रेक माफी के साथ आपसे एक ब्रेक जो है वो लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ममता दीदी का के M फैक्टर की जो बात हो रही थी वो नंदीग्राम में क्यों पीछे रह गया और पूरे ओवरऑल स्टेट में किस तरीके से वो काम कर रहा है, इसको और समझने की कोशिश करेंगे। थोड़े से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरा नाम जोगिंदर सिंह, हैड ग्रंथी गुरुद्वारा ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਢਵਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। आपके 2 हाथ जादूगर नहीं है, फिर भी जादू दिखा सकते हैं। कभी आशीर्वाद बन जाते हैं तो कभी माफी, कभी प्यार बन जाते हैं तो कभी तकरार, कभी हौसला बन जाते हैं
तो कभी ताकत, और समझदार बन जाएं तो पर्सनल बॉडीगार्ड भी बन जाते हैं। कैसे? देखिए, 2 हाथों की मदद से आप साबुन के झागों से वायरस की धुलाई भी कर सकते हैं। नाक मुंह ढकने के लिए मास्क पहन सकते हैं। खिसक जाए तो ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। इन्हीं हाथों से तो 2 गज की दूरी नापकर आप सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो हरियाणा, दिखा दो अपने हाथों का जादू और बन जाओ देश की सावधानी की राजधानी। राजस्थान का राज्य की हर खबर इन फोकस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चुनावों के नतीजे आ रहे हैं और इसके पल पल के अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। और शुरुआती रुझानों में पश्चिम बंगाल में टीएमसी आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है। टीएमसी सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो रही है। असम में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत साफ तौर पर मिल रहा है। तमिलनाडु में डीएमके ने पलट किया है एकदम से, और एडीएमके पीछे चल रही है, डीएमके आगे चल रही है। और उधर केरल में जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो आगे चल रही हैं, बढ़त बनाकर चली हुई हैं। पुडुचेरी में भी जो है कांग्रेस पार्टी को करारा झटका यहाँ पर लगा है। हम विश्लेषण कर रहे हैं अलग अलग स्टेट में किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सीमा जी से और जानने की कोशिश कर रहे थे कि एम फैक्टर की जो बात है वो स्टेट में तो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन खुद नंदीग्राम से जहाँ से ममता लड़ रही थी चुनाव, वहाँ वो इतना काम नहीं कर रहा। सीमा जी, इसको थोड़ा और अगर आप एलिब्रेट करके थोड़ा समझा सकें कि वो क्यों काम नहीं करता अभी तक दिखाई दे रहा है। हालांकि ये भी बात हो रही है अभी जब दूसरे राउंड की जब बात आगे बढ़ेगी, और क्योंकि 2 हिस्सों में 2 जोन में नंदीग्राम की सीट है, एक जगह करके तो काउंटिंग हो गई है, दूसरी जगह की ईवीएम खुलेंगी, तो चीज़ें हो सकता है बदलाव की ओर दिखाई दें। लेकिन शुरुआती रुझानों में ही अगर वो पिछड़ रही हैं तो कितना वो कवर अप कर पाएंगी, भी थोड़ा सवालिया निशान लग जाता है। बिल्कुल अरुण, देखिए क्योंकि जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है। 1000-2000 का मार्जिन होता तो आप मान सकते थे कि आगे पीछे कुछ हो सकता है, लेकिन मार्जिन क्योंकि 8000 से लेकर अभी भी मुझे लगता है 7000 के आसपास का मार्जिन आ रहा है, जो बड़ा मार्जिन है। और मैं बात कर रही थी कि आपको इसको समझने की ज़रूरत है कि जब आप किसी के बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होते हैं, आपके प्लस माइनस आपकी सब चीज़ों को आप जानते हैं। हाँ, शुभेंदु को जो ममता बनर्जी है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड माना जाता था। उनको पता था कि आप किस तरीके से और कहाँ कहाँ पर आपके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको पकड़ा जा सकता है, उनको दबाया जा सकता है। तो डेफिनेटली शुभेंदु को उसका फ़ायदा मिला, क्योंकि शुभेंदु के पास पाने के लिए ही था, खोने के लिए कुछ नहीं था। नंदीग्राम में वापस बीजेपी का पूरी तरीके से जो पूरा फोकस था वो नंदीग्राम पर। आप देखेंगे जिस तरीके से जो पूरा कैंपेनिंग हुआ है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सीटें जीतने की नहीं है, ये टीएमसी और ममता बनर्जी का जो एक लगातार जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको कम करने की भी लेकिन कोशिश अगर बीजेपी देखा की जाए तो तरफ से। सिर्फ एक सीट को अगर छोड़ दें, ओवरऑल स्टेट पर अगर नजर डालें तो उसमें टीएमसी का कहीं हम जनाधार कम होते देख नहीं रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 211 पे थे, अब भी 200 के करीब पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि यही नतीजों में परिवर्तित होता है तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं लगता है इसको देखा जाए तो। नहीं बिल्कुल अरुण, देखिए ये तो क्योंकि अल्टीमेटली अगर सब कुछ आपके हाथ में हो तो फिर आप जनता को इग्नोर कर देंगे ना। बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरी यही होती है कि अपने सारे आप मैनेजमेंट स्किल को इस्तेमाल करने के बावजूद भी अल्टीमेटली जो हाथ होता है वो जनता का ये होता है, वो किसके सर पे रखेगी। तो डेफिनेटली बंगाल में भी, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना कैलकुलेशन होता है और बीजेपी का भी कैलकुलेशन यही था। आप देखिए जिस तरीके से लगातार बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है पूरी तरीके से वो बंगाल में फोकस थी। 5 राज्यों में चुनाव थे, लेकिन सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आप देखिएगा पूरे लगातार बंगाल था। और उसमें भी जो नंदीग्राम की सीट थी वो अपने आप में इसलिए थी क्योंकि ममता बनर्जी का जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी दबंग है। एक तो वेस्ट बंगाल की पर्सनैलिटी है कि वो वुमेन डोमिनेट स्टेट माना जाता है। वुमेन डोमिनेट स्टेट में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा होती है। और आप ये इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि 5 एम में से 4 एम ज़्यादातर ममता बनर्जी की तरफ जाते हुए, क्योंकि महिलाओं की होने की वजह से उनको एक सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन नंदीग्राम में ठीक उसके विपरीत के 2 ही कारण है। एक तो शुभेंदु क्योंकि उनके बहुत क्लोज थे तो उनको, और वो उनका गढ़ रहा है ऑलरेडी। जब आप रूट पे होते हैं किसी पार्टी के साथ 10 साल से, तो आपका गढ़ भी वहां पर होता है वर्कर्स के साथ में। ये काम करता है, बिल्कुल ये काम करता है। आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ सतीश गर्ग हैं, भारतीय जनता पार्टी से, योगेंद्र सिंह है कांग्रेस पार्टी से, उनसे बात कर लेते हैं। सतीश जी, पहले तो आपसे बात करें, पश्चिम बंगाल में जो चीज स्थिति है वो आशा के मुताबिक नहीं है। असम को छोड़ दिया जाए तो किसी भी स्टेट में जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर नहीं है।
तो क्या वजह है इसकी, थोड़ा आप इस पे बताएं। और अभी क्योंकि हालांकि गिनती अभी जारी है, कुछ कहा नहीं जा सकता पुख्ता तौर पर, लेकिन रुझानों के आधार पर अगर हम बात करें तो कैसे आप देखते हैं? जो बात आप कह रहे हैं, सबसे पहले तो असम में दोबारा से मजबूती के साथ सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, और पश्चिम बंगाल में भी कहां से सफर ये शुरू हुआ है, अगर आप इसको देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ रही है। और जहां तक एक बात जरूर समझनी चाहिए कि लेफ्ट और कांग्रेस वो पूरी तरह से पश्चिम बंगाल से साफ हो गई। हाँ। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ असर होता है, कुछ वोट ऐसे हैं जो उन पार्टियों से टूटकर और टीएमसी पर गए होंगे। हाँ। लेकिन टीएमसी का भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक वो टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है, और वही कारण है कि आज 3 सीटों से हम बात तो ये ठीक है कि आज मतगणना बड़ी धीरे चल रही है, प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, कोविड के इसके कारण से लंबा समय लगने वाला है। हाँ। परंतु पश्चिम बंगाल के अंदर और ममता बनर्जी का हारना रंजीत अधिकारी के हाथों, ये भी एक उतनी ही बड़ी खबर है जितना पूरा पश्चिम बंगाल है। और निश्चित रूप से जो एक ये उनका अग्रेसिवनेस था, और उनको लग रहा था कि शायद मैं पूरी दुनिया पर या भारत पर राज करने के लिए खड़ी हुई हूँ, और खुद अपने गढ़ के अंदर खुद अपनी सीट को हारना पश्चिम बंगाल के अंदर, तो ये ममता बनर्जी की बहुत बड़ी हार होगी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन ओवरऑल अगर स्टेट को देखें, आपने जैसे कांग्रेस और लेफ्ट की बात करी, तो हम देख रहे हैं कि टीएमसी पिछली बार के मुकाबले अभी अपने पिछले बार वाले नतीजे को दोहराने की तरफ आगे बढ़ रही है। तो माना जाए क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट का जो सब खत्म हुआ है जनाधार, वो भारतीय जनता पार्टी का उधर प्लस हो गया, तो कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो उधर शिफ्ट हो गया हो, ऐसा नहीं माना जा सकता क्या? टीएमसी अपना बचा कर रख गई? नहीं, लेफ्ट के पास कुछ ऐसा वोट बैंक रहता है जिस तरह बार बार चर्चा आ रही है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की, जो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाता था। वो कहीं ना कहीं जाता था कम्युनिस्टों के पास, कांग्रेस के पास, जिस तरह का उन्होंने ध्रुवीकरण करके रखा है। तो ऐसा लगता है कि उनके खत्म होने का कुछ वोट बैंक निश्चित रूप से और टीएमसी की तरफ बढ़ा होगा, और बहुत बड़ी संख्या में टीएमसी का जो वोट बैंक है जो उन्होंने बना रखा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो थी ही नहीं, तो बहुत बड़ा वोट बैंक आपस में ट्रांसफर हुआ। ऐसा नहीं कि सारा जो टीएमसी का वोट बैंक था वो वोट बैंक दोबारा उनकी तरफ आया, वोट हुई है, अलग अलग तरीके से हुई है, और अभी तो नतीजे आने बाकी हैं। लंबा समय। अच्छा, आप कितना मानते हैं भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कहाँ तक चली जाएगी? देखिए, मानने ना मानने का समय चला गया है। नहीं सर, ये तो देखिए, अरे ये तो चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा जा रहा था पूर्ण बहुमत से आगे, वो तो बहुत पहले की, अब तो गिनती चली रही है ना। अच्छा, एक तो मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, वो तो है ही, बिल्कुल है। अच्छा, अभी हाँ, अभी फिर भी मोटे तौर पर अभी जो रुझान है, अपने अनुभव के आधार पर आप एक विश्लेषक के तौर पर अगर देखें, तो अभी के रुझानों को देखते हुए आपको क्या लगता है कहाँ तक ये लाइन जा सकती? देखिए, विश्लेषण करने वाले आप पर लोग हैं, मैं पार्टी के नेता के नाते कह सकता हूँ, हम संघर्ष में हैं, और निश्चित रूप से फिर भी आपस में तो चर्चा होती होगी ना, पार्टी के कार्यकर्ता भी, तमाम नेता भी, प्रवक्ता भी, सब आप लोग बात तो करते होंगे, तो फिर भी कहीं तो एक निष्कर्ष निकला होगा कि हाँ, यहाँ तक और कर सकते हैं, कुछ एक नंबर। चलिए, आप नहीं दें। अच्छा, आप चलिए ठीक है सर, अभी नतीजे आने देते, मुझे लगता है अभी आप नहीं बोलेंगे इस बारे में। एक छोटा सा ब्रेक और यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात योगेंद्र सिंह से भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कांग्रेस पार्टी की ये हालात क्यों और कैसे होते चले जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। नमस्तुभ्यम नमाम्यहं सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं, पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता, और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो, या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, निमोनिया, दमा,
किसी भी प्रकार का चर्म रोग और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। आपके दो हाथ जादूगर नहीं है, फिर भी जादू दिखा सकते हैं। कभी आशीर्वाद बन जाते हैं तो कभी माफी, कभी प्यार बन जाते हैं तो कभी तकरार, कभी हौसला बन जाते हैं तो कभी ताकत, और समझदार बन जाएं तो पर्सनल बॉडीगार्ड भी बन जाते हैं। कैसे? देखिए, दो हाथों की मदद से आप साबुन के झागों से वायरस की धुलाई भी कर सकते हैं। नाक मुंह ढकने के लिए मास्क पहन सकते हैं, खिसक जाए तो ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। इन्हीं हाथों से तो 2 गज की दूरी नापकर आप सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो हरियाणा, दिखा दो अपने हाथों का जादू और बन जाओ देश की सावधानी की राजधानी। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज़ शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। गुरु तेग बहादुर सिंह 1667 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸਾਮ ਔਰ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਮ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर रिजल्ट से जुड़ी हुई, नतीजों से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल में जहां सभी सीटों के रुझान अब सामने आ गए हैं और इन रुझानों के हिसाब से टीएमसी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। पूर्ण बहुमत से भी काफ़ी आगे 202 सीटों पर टीएमसी जो है वो आगे चल रही है। रुझान सारे सीटों के आ गए हैं और इन रुझानों को अगर देखा जाए तो इन रुझानों के आधार पर सरकार जो है टीएमसी बना रही है बड़े आसानी से और अच्छा खासा बहुमत के आंकड़े से 148 का बहुमत का आंकड़ा है और टीएमसी जो है वो 202 सीटों पर आगे है। इन रुझानों के आधार पर अगर देखा जाए तो ये अभी रुझान है। नतीजों में परिवर्तित होते होते इनमें कितना फेरबदल होगा, कितना बदलाव होगा, उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। विश्लेषण भी करेंगे, थोड़ा समझने की भी कोशिश करेंगे इसके पीछे की वजहें क्या हो सकती हैं और किस आधार पर चीज़ें इस तरीके से अब सामने आ रही हैं। जब पूरा का पूरा जोर पश्चिम बंगाल में लग गया उसके बाद बहुत बदलाव नहीं देखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता देते हैं। आज शाम को 6 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अगर 6 बजे तक नतीजे क्लियर हो जाते हैं तो नतीजों की जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि नतीजों जो गिनती काउंटिंग जो है वो कोविड प्रोटोकॉल के वजह से थोड़ा आगे, क्योंकि स्लो उसकी स्पीड है और ज़्यादा समय इसमें लग सकता है और हो सकता है इसमें आज देर रात तक जो है नतीजे स्पष्ट हो पाएँ। अभी केवल 12:30 बजे हैं, 4.5 घंटे अभी काउंटिंग होते हुए हैं और इन 4.5 घंटों में रुझान पश्चिम बंगाल के तो क्लियर हो चुके हैं अभी तक, लेकिन वो नतीजों में परिवर्तित होते होते क्या नंबर आखिर में बनेगा उस पर को भी देखेंगे। लेकिन शाम को 6 बजे इलेक्शन कमीशन इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी भी देगा गिनती को लेकर किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं।
चलिए चर्चा करेंगे, पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे बात करेंगे। योगेंद्र सिंह है कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ। योगेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी को हम कहीं भी किसी भी राज्य में अच्छी स्थिति में नहीं देख रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, या आपको लगता है कि स्थिति कहीं ना कहीं सुधरी है? देखिए अरुण जी, लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दल जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ते हैं और जनता का जो जनादेश होता है वो सभी राजनीतिक दल को स्वीकार होता है। हाँ। अभी तक रुझान आ रहे हैं, जैसे ही आप बता रहे हैं कि जो कोविड की प्रोटोकॉल है जिससे मतगणना स्लो चल रही है, धीरे चल रही है, और शाम को 6 बजे या देर रात तक सभी राज्यों के अंतिम परिणाम आएंगे। हाँ। रुझान चल रहे हैं, रुझान के बाद जो अंतिम परिणाम आएंगे, हमें विश्वास है कि कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अंतिम परिणाम आएगा। अभी रुझान है, और जो जनता का जनादेश होगा वो हमें स्वीकार होगा, सड़कों पे होगा। दूसरी ओर जो विपक्षी पार्टी कई राज्यों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर कर बड़े बड़े दावे कर रही थी, उन राजनीतिक दलों के दावे इस रुझानों में क्लियर हो रहे हैं। और शाम को जब पूरे परिणाम आ जाएंगे तो जो विपक्षी पार्टी कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं करते हुए भी किसी एक राज्य में अपनी पूरी सरकारी मशीनरी को लगाने के बाद भी वो वहाँ जीत के करीब नहीं है। लेकिन एक चीज और बताइए सर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 74 सीटें कम होकर के केवल 2 पर आ जाना अभी तक के रुझानों के अनुसार थोड़ा सा चिंता की बात तो है ही। तमिलनाडु में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, उधर केरल में भी अगर बात करें तो आप 4 सीट माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और बात असम की हो तो यहाँ पर भी कम है पिछली बार के मुकाबले 5 सीटों पे, लेकिन 46 सीटों पर रुझान में अभी भी दिख रहे हैं। केवल राजस्थान उपचुनाव की अगर हम बात करें तो 3 सीटों के उपचुनाव यहाँ पर थे, तो 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है। उसको छोड़कर कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर कोई नहीं है। इस पर आप क्या, देखिए सत्ताधारी पार्टी है, केंद्र में जो इसकी सरकार है वो कैसे कर रही है, राज्यों में अलग अलग चीज़ें कैसे हो रही हैं वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस कदर डाउनफॉल होना और लगातार हर चुनाव में हम यही परिस्थिति देख रहे हैं, इस पे क्या कांग्रेस पार्टी को अब विचार करने की, सोचने की जरूरत आन पड़ी? देखिए अरुण जी, ये रुझान चल रहे हैं, अंतिम परिणाम भी लेट तक आएंगे। नहीं वो ठीक है सर, अंतिम परिणाम पिछले भी आते रहे हैं, लेकिन जिन राज्यों में वहाँ की सरकारें और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो, कोविड प्रोटोकॉल की पालना न हो, केंद्र सरकार पूरी मशीनरी लगा दे, तो ये कहीं न कहीं वोटों का ध्रुवीकरण हो, तो ये कांग्रेस पार्टी ने वहाँ चुनाव लड़ा। और जहाँ आप बता रहे हैं कि कहीं सीटें कम ज्यादा हैं, तो मैं मानता हूँ कि कहीं हमारी सीटें कम है, कहीं हमारी ज्यादा है, तो अंतिम जो परिणाम आएंगे वो परिणाम किस तरह आते हैं उसके बाद पार्टी लेवल पे इसका मंथन किया जाए। ठीक है। प्रोफेसर विवेक सिंह, कांग्रेस पार्टी को हम आज की परिस्थिति में अगर देखें और लगातार हर विधानसभा चुनाव में ही ये परिस्थिति होते रहना और लोकसभा चुनाव में भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है और किन किन आधारों को अगर लिया जाए तो ये आज का परिदृश्य बन रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो बिल्कुल फोकस ही नहीं करता कि हमें उसको जीतना है। मुझे लगता है वो जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उसको कम से कम अपना पूरा जोर लगाना चाहिए, आपके जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ पे जाना चाहिए। मुझे कहीं भी इलेक्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, असम को छोड़ दिया जाए तो कहीं मुझे दिखे नहीं। तो अगर आपका शीर्ष नेतृत्व ही नहीं काम कर रहा है, फोकस नहीं है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ऐसे ही परिणाम आएंगे। तो आप देख लीजिए जो 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, कहीं न कहीं हर जगह पर कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। देखिए, असम में तो बिल्कुल क्लियर है और पौंडीचेरी में भी लगभग क्लियर है, पश्चिम बंगाल में मुश्किल हो रही है, लेकिन देखते हैं कि सर्द रुझान लास्ट में परिणाम में कितने में परिवर्तन होता है। मैंने आर्टिकल पे लिखा था कि कांग्रेस इस समय ना असहयोग के भरोसे है, तो कांग्रेस को असहयोग का सहयोग चाहिए। इनके जो शीर्ष नेता हैं, अगर ये या तो कुछ ना करें, जो इनके जो ग्राउंड लेवल के जो वर्कर्स हैं उनके हाल पर ही छोड़ दें और इनका असहयोग मिले जो इनके शीर्ष नेतृत्व है, तो शायद चुनाव कुछ में अच्छा कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इनको असहयोग का सहयोग चाहिए और एक ही रास्ता है। ये लोग बिल्कुल सीरियसली ले नहीं रहे हैं। आप चुनाव दर चुनाव आप 5-10 साल का आंकड़े उठा लीजिए, हर चुनाव में हार रहे हैं, मंथन हो रहा है, फिर उसके बाद निकल क्या रहा है, आप कुछ सबक नहीं सीख रहे हो। बेसिक बात यह है कि लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ नहीं रहे हैं और इसलिए इनकी हालत आज दुर्दशा हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग मानने को भी तैयार नहीं।
अच्छा, एक चीज़ थोड़ा और समझाएं, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी परिस्थितियां इस कदर हैं कि लोकसभा चुनाव जब हुआ तो उसके बाद विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में हुए, उनकी परिस्थितियां हमने देखी हरियाणा में, और पश्चिम बंगाल की बात हो रही है तो इधर तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया, तो केरल में भी काफ़ी जोर लगाया, लेकिन चीज़ें पक्ष में होती हुई कम ही दिखाई दी हैं। देखिए, तमिलनाडु और केरल में तो मुश्किल बहुत था और भाजपा को जीतने की मुझे उम्मीद नहीं दिखेगी, क्योंकि तमिलनाडु केरला में इतना आसान चीज नहीं था। हाँ। आसाम में और पौंडीचेरी में स्थिति बहुत मुश्किल नहीं थी, बिल्कुल आसान थी और दिख रहा है। और पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी 150 प्लस माइनस 5 हो सकता है, बट ऐसी उम्मीद थी। अब देखना होगा कि जो जनता ने दिया है तो ठीक ही है, लेकिन जो एम फैक्टर है वो भी आप देख लीजिए। इसके अलावा कहीं भी जो देखिए 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, अगर आप देखिए तो 80% 85% तक चुनाव पर मत का प्रतिशत रहा है। तो कहीं ना कहीं जब ज्यादा मत प्रतिशत होता है तो एक अंदाजा होता है कि लोग जो है ज्यादा जो सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ वोट कर रहे हैं और सेंट्रल फोर्सेस आ गई। अच्छा, एक अभी जो हम बात कर रहे हैं सर, एक अभी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ हम खुलकर मतदान कर सकते हैं, भय। अच्छा, एक चीज का अभी आप बताएं, अभी हम बात कर रहे थे, सतीश जी ने भी इस चीज का जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी जो प्लस हुई है, हमने उसी दौरान ये भी देखा कि कांग्रेस और लेफ्ट वो उतने ही कम आ गए हैं और उतना ही प्लस जो है बीजेपी हुई है। यहाँ पर इसको किस तरीके से समझें कि टीएमसी तो अपनी जमीन उतनी की उतनी ही बना रही है अगर आंकड़ों पे देखें, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट का जो आधार है वो टीएमसी की तरफ खिसक गया और टीएमसी का कुछ उठ करके बीजेपी की तरफ चला गया? क्या ये सर्कल घुमा है, इसको समझ सकते हैं? बिल्कुल, अगर जैसे अभी मान लीजिए जैसे अभी हमको रुझान दिख रहे हैं, अगर ऐसे परिणाम में बदल जाते हैं तो आपकी बात बिल्कुल सही है, यही हुआ है। कहीं ना कहीं जो लेफ्ट और जो कांग्रेस के जो बिल्कुल अभी जो कि देखिए अगर देखिए तो कांग्रेस के भी लगभग 12-12.5% चुनाव जो इसके पहले 2016 में हुआ था, इनको मत प्रतिशत मिला था। तो कहीं ना कहीं लेफ्ट और कांग्रेस का जो लोग थे उनका जो है वोटिंग जो है ना कहीं टीएमसी और बीजेपी के बीच में बटी है। अच्छा, एक चीज और समझेंगे सीमा जी, हम आपसे समझना चाहते हैं, अभी जिस तरीके की बात हुई पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान जो चल रहा था, और प्रधानमंत्री ने भी कहा था 2 मई दे दी गई, इस तरीके के नारे चलते रहे, खेला होबे की बात होती रही, और एक चीज़ और ये होती रही कि टीएमसी को गुंडा राज का राज्य बना दिया गया है, यहाँ पर कानून नाम की चीज़ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला उठा, बड़े इस तरीके के मामले उठे कि टीएमसी के गुंडे कहा गया उन्हें। ये सब चीज़ें होने के बावजूद, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद अगर टीएमसी अपनी सिचुएशन को, अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखे हुए है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप क्या समझते हैं कि ये सारे मुद्दे और ये सब बातें काम नहीं करी इन्होंने, या फिर ओवरऑल जो पूरे देश की परिस्थितियां बनी हुई हैं उसने भी साथ मिलकर के काम किया है भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे न बढ़ने देने के लिए? देखिए बिल्कुल अरुण, किसी एक चीज़ को आप नहीं कह सकते, क्योंकि चुनाव जो होते हैं इस तरह के, वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपको हराने के लिए और जिताने के लिए। 2-3 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मुझे लगता है कि अगर वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें इस चुनाव में, कि आप देखिएगा टीएमसी 200 प्लस जा रही है, तो जिसकी जो टारगेट बीजेपी लेके चल रही थी, क्योंकि बीजेपी को भी ये बात पहले से पता था कि वो 100 प्लस ही करेंगे, सरकार बनाने की परिस्थिति में वो मतलब उनके लिए भी मुश्किल था। बार बार जब आप कई मेरे टॉप जो लीडरशिप है बीजेपी के, उनमें से कई लोगों से बात होती थी, जो लोग जो इंटरनल सर्वे बीजेपी, क्योंकि हमेशा इस चीज़ को बहुत ग्राउंड पे बहुत काम करती है, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन जब हो रहा होता है उस वक्त भी वो बहुत सारे आंकड़े उठाती है, तो वहाँ पर ये बात हो रही थी और जो वहाँ पर रिपोर्टर्स हैं वो भी ये बात जनरली कह रहे थे, जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि 100 प्लस तक बीजेपी जा सकती है। तो ये जो इनका अजम्पशन था वो बिल्कुल वैसा ही था, 100 जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें और जो बढ़त हो सकती थी, क्योंकि देखिए विजय वर्गीय जो प्रभारी थे प्रदेश के, वो लगातार 2 महीने से वहीं पर घर लेके रह रहे थे, तो बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो उनको एक चांस कहीं दिखाई दे रहा था कि इस नंबर्स को बढ़ाया जा सकता है, 100 प्लस की जो बात हो रही थी। लेकिन जनता ने शायद इसलिए नकारा है क्योंकि
एक जो भरोसा, एक जो रूट पे जो स्टेट लेवल पे जो कनेक्टिविटी होती है ना, एक लीडर आपका होता है रूट लेवल का, वो ममता की जो पैठ आम बंगाली के बीच में है, वो ऐसा कोई चेहरा बीजेपी की तरफ से वहाँ नहीं था। एक तो ये फैक्टर बहुत बड़ा था जिसको हो सकता है कि बीजेपी माने नहीं माने, या हो सकता है आने वाले टाइम में उस पर एनालाइज करे और शायद इसको अंदरूनी तौर पर ये माना भी जाएगा। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि बंगाल जैसा स्टेट जहाँ पर लोग इमोशनली बहुत कनेक्ट होते हैं, इंटेलेक्चुअली बहुत कनेक्ट होते हैं, वहाँ पर आपके पास एक चेहरा ऐसा जो सीएम कैंडिडेट के लिए ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो, वो नहीं था। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी को उस लेवल पर प्रोजेक्ट करने की और उतना काम करने की कोशिश होती रही, लेकिन उसने उतना वर्क नहीं किया। क्या ये माना जा सकता है केवल शुभेंदु अधिकारी ठीक है अपनी सीट के लिए, नंदीग्राम के लिए तो उतना काम करते दिखाई दे रहे हैं और कड़ी टक्कर दे रहे हैं, थोड़ी बढ़त भी लेकर चल रहे हैं, बाकी पूरे राज्य में उसने उतना काम नहीं किया। देखिए, शुभेंदु अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़े आदमी हो गए इस इलेक्शन में बीजेपी के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल के लिए वो उतने बड़े आदमी नहीं हैं कि ममता बनर्जी के सामने खड़े हो सकें। बिकॉज ममता बनर्जी की जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल एक तरह से डिनोट करती है जो वेस्ट बंगाल की पर्सनैलिटी है, एक आम बंगाली की। अब बंगाली के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने स्वाभिमान के लिए बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देता है, लेकिन वो एरोगेंसी भी आप उसको कह सकते हैं, स्वाभिमान कह सकते हैं, लेकिन वो कई बार अपनी जिद पे अड़ जाता है, उस चीज़ को वो सबसे प्रायोरिटी पे रखता है। ममता बनर्जी वो उस चीज़ को हमेशा उन्होंने अपना हथियार बनाया है। आपने देखा कि अभी भी बीजेपी में जब की तरफ से जब कुछ इस तरह के स्लोगन्स या कुछ इस तरह के रिएक्शंस आए, तो उसके बाद जो उनका जो ओवर रिएक्शन था ममता बनर्जी का कि सड़क पे जाके बैठ जाना, चुनाव जो इलेक्शन कमीशन है उसको चैलेंज करना, सरकार में बैठी हुई केंद्र सरकार की तरफ से आप देखिए ज़्यादातर राज्यों में से उस तरीके से उतना रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन ममता बनर्जी ने हर बार, चाहे वो मोदी के सामने की आमने सामने से टक्कर लेने की बात हो या केंद्र सरकार के सामने, पूरी तरीके से वो कहीं भी हारती हुई नजर नहीं आई। हर बार उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश की है। ये जो पर्सनैलिटी है बंगाल के लिए बहुत मैटर करती है। ये सही बात। अच्छा, एक चीज और शिवा जी आपसे और समझना चाहता हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी जहां प्लस हुई है, जितना प्लस हुई है, हमने देखा लेफ्ट और कांग्रेस दोनों मिलकर उतना ही नीचे चले गए हैं, यानी कि लेफ्ट और कांग्रेस जितना घटे और बीजेपी उतना ऊपर उठी। इसमें अब दो चीजें आ गई हैं। लेफ्ट में जो लोग पहले से वोट देते आ रहे थे लेफ्ट के लोगों को, या कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं या वोटर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते और बिल्कुल भी नहीं जा सकते, ऐसा माना जाता रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो वोटर्स थे वो भी बीजेपी को नहीं जा सकते, ये भी माना जा रहा है। तो क्या ऐसा हुआ होगा कि लेफ्ट के और कांग्रेस पार्टी के जो वोटर्स हैं वो ये देख करके कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किस कदर प्रचार कर रही है, लेफ्ट और कांग्रेस का जीतने का आधार दिख नहीं रहा, तो क्यों ना ममता दीदी को वोट दे दे ताकि इनको ना आना हो, इनको आने से रोक सकें। और इधर ममता बनर्जी के जो लोग टूटे, जो नेता टूट करके बीजेपी में चले गए या उनके साथ वोटर्स भी टूटे होंगे, वो वहां से शिफ्ट होकर बीजेपी में चला गया, तो ये लेवल मेंटेन यहाँ पर हो गया और रेशियो यहाँ मेंटेन रहा। क्या इस सर्कल को, इस चक्र को समझ सकते हैं इस तरीके से? बिल्कुल अरुण, मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो यही, इसी पे मैं आने वाली थी, क्योंकि मैंने जो 3-4 पॉइंट्स की बात करी थी उसमें से एक ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो यही थी कि हिंदू जो एक न्यूट्रल वोटर होता है, जो ना जिसको बहुत हार्डकोर सेकुलर नहीं कहा जाता, जो न्यूट्रल होता है, उसको अपनी तरफ लेके आने का जो प्रयास था, क्योंकि उनको पता था जो लेफ्टिस्ट है वो एंटी राइट विंग है, तो वो बिल्कुल भी उनकी तरफ नहीं आएगा। और कांग्रेसी भी वही है जो सेकुलर, जो टिपिकल सेकुलर आइडियोलॉजी को या एंटी हिंदू आइडियोलॉजी के साथ जो खड़ा है वो कांग्रेस और लेफ्ट का वोटर होता है। तो उसको अपनी तरफ लेके आना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन जो एक न्यूट्रल वोटर है उसको हिंदू के नाम पर अपनी तरफ लेके आया जा सकता है, और उस पर ये लोग कामयाब होते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब देखिए बीजेपी ने जो 100 के आसपास की जो सीटें अभी और थोड़ी घट रही हैं, लेकिन जितनी भी सीटें आई हैं ये शायद उसी वजह से है कि एक जो इनसिक्योरिटी, क्योंकि पिछली बार आप देखेंगे जिस तरीके से जो वेस्ट बंगाल में, चाहे वो दुर्गा पूजा के विसर्जन को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी जो डेवलप हुई थी, बीच में कुछ बीजेपी के लीडर्स की हत्याएं हुई, और उस तरह के जो जिस तरह के जो सिचुएशन बन रही थी उससे कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी डेवलप की गई,
वोटर्स के अंदर, उसका फायदा बीजेपी को मिला है। लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही आप इसको देखिए जिस तरीके से हरियाणा में आप देखिए बीजेपी को हराने के लिए लोगों ने जेजेपी को, बिल्कुल नई पार्टी थी और लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उनको था कि कांग्रेस को हुड्डा के कई ऐसे जगह थी जहां पर हुड्डा को बहुत उम्मीद थी कि मेरे को वोट मिलेंगे, लेकिन उनको ना देख के जेजेपी को दिया गया। उनको था कि शायद ये जीत सकती है, कि जो जीतने वाला फैक्टर है उसको उन्होंने मैटर किया। यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक कि बीजेपी को दूर रखने के लिए जो कांग्रेस लेफ्ट वोटर थे वो उन्होंने शायद दीदी को वोट किया है, इसलिए एक जो एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान बीजेपी को, टीएमसी को जो हो सकता था, वो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई इस लेफ्ट और कांग्रेस के वोटर ने शिफ्ट करके इधर की तरफ किया है। लेकिन इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण है अरुण, वो ये है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केंद्र, हमारा जो इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर है पॉलिटिकली, उसमें राज्यों के साथ साथ में केंद्र भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री अगर उसमें विपक्ष मजबूत नहीं है तो उसके मायने खत्म हो जाते हैं। आज की डेट में हिंदुस्तान को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस अपना जो जमीन है वो खोती जा रही है राज्यों में, तो आप एक कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके मन में एक डर होता है कि जो विपक्ष है वो अगर मजबूत होता है तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वो हमारे से सत्ता को हथिया लेगा। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती आ रही हैं तो कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है, मुझे उससे बहुत दुख हो रहा है कि आप पल्ला नहीं झाड़ सकते सिर्फ ये कह के कि आपने ये नहीं किया, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विपक्ष होना बहुत जरूरी, एक मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी बात। योगेंद्र सिंह, कांग्रेस पार्टी के बारे में जो बात है आप जिसका जिक्र हो रहा है और हम हर इलेक्शन में लगभग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जोर कांग्रेस पार्टी लगाती दिखाई नहीं दे रही। इस चुनाव में भी हमने देखा असम में जिस तरीके से प्रचार हुआ और केरल में जिस तरीके से प्रचार हुआ, उसके बाद किसी दूसरे राज्य में उस स्तर पर कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव नहीं दिखाई दी। क्या ये सोचकर चल रहे थे कि जैसा जो रिजल्ट आएगा वो स्वीकार कर लेंगे, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते हैं, नॉर्मली जितना होना है? क्या इस सोच के साथ कांग्रेस पार्टी काम कर रही है या कुछ और इसके पीछे की विचारधारा है? चुनाव लड़ते वक्त किस सोच के साथ कांग्रेस पार्टी काम करती है और ग्राउंड पे उतरती है, इसके बारे में आप बताएं। किससे पूछ रहे हैं अरुण? मुझसे नहीं मैम, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता योगेंद्र सिंह पूरी ताकत के साथ मेहनत करती है और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को खड़ा करके चुनाव प्रचार करती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोविड की पालना के तहत इस कोरोना महाकाल में कहीं न कहीं हमारे हाईकमान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा या व्यक्तिगत तौर पे वहां मौजूद नहीं रुके वो कार्य किया है। दूसरी ओर विपक्षी पार्टी ने कोविड की पालना नहीं करते हुए बड़ी बड़ी रैलियां करी, बड़े बड़े संबोधन किए और इस कोविड काल में भी चुनाव को उसी तरह लड़ा जो आम बिना कोविड काल के चुनाव लड़ा जाता है। तो रही बात आप जो बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, बिल्कुल कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है और सभी राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी शीर्ष से लेकर आम जमीनी कार्यकर्ता तक उसी प्रकार चुनाव लड़ती है जिस प्रकार दूसरी पार्टियां लड़ती है। रही बात जनता के जनादेश की, तो ये लोकतंत्र है, जनता किस पार्टी की ओर अपना झुकाव करती है या किसे अपना उम्मीदवार पसंद करती है, ये जनता का जनादेश काम आता है। वही हरेक राजनीतिक पार्टी की तरह हम भी उस जनादेश को स्वीकार करते हैं और आने वाले जो रुझान है या आने वाले जो परिणाम है, इसमें एक चीज तो ठीक है वो जो आप बात कह रहे हैं और हर बार अच्छा अब जब नतीजे आ रहे होते हैं, काउंटिंग चल रही होती है, तब बहुत ज्यादा चीजें स्पष्ट रूप से तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन रुझान जो आ रहे हैं वो एक संकेत जरूर दे जाते हैं। इससे पहले हमने देखा कि एग्जिट पोल भी आया, उनमें जिस तरीके की बात थी कहीं ना कहीं चीज़ें उसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है मोटे तौर पर अगर देखें। और इन रुझानों के अगर आधार पर हम बात करें तो इसके पीछे आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को और ज़्यादा मेहनत करने की और ज़्यादा एग्रेसिव मोड में और एक नेतृत्व स्पष्ट कर देने की ज़रूरत है कि अब जो है इस मोड में और इस शक्ल के साथ और इस रूप में हम चुनाव लड़ेंगे आगे जो भी है, और जब तक चुनाव नहीं होगा हम ग्राउंड पर उतना काम करेंगे? ऐसा नहीं लगता क्या? अरुण जी, 2-4 दिन पहले एग्जिट पोल भी आए थे, आज रुझान भी है और शाम तक इसका पूरा परिणाम भी आ जाएगा। हम एग्जिट पोल, रुझान और परिणाम सबका सम्मान करते हैं क्योंकि वो जनता द्वारा दिया गया जनादेश है, उसे हम स्वीकार करते हैं। और रही बात काम करने की, तो पार्टी पहले से ही उसी गति से काम कर रही है। आगे भी जो चुनाव होंगे उसमें भी हम पूरी मेहनत करेंगे। हार जीत सिक्के के दो पहलू होते हैं, कभी आप जीतते हैं, कभी आप हारते हैं। जीतने से उत्साहित नहीं होना चाहिए और हारने से हम निराश नहीं होते हैं। आगे जो भी चुनाव आएगी पार्टी बढ़ चढ़ के, हार होगी हार पे मंथन करेंगे, जीत है वहाँ और ज्यादा काम करेंगे
और उस प्रकार हर एक चुनाव में कांग्रेस पार्टी उसी गति से काम करेगी जिस गति से वो काम करती आ रही है। ठीक है योगेश, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अरुण मैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और क्योंकि हम जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में बैठे हैं वहां पर विपक्ष में के नाम पर अगर आप कांग्रेस को ना की बात ना करें तो मुझे लगता है अधूरी रह जाती। योगेश जी, लेकिन बार बार आप आकलन करते रहेंगे या धरातल पर क्या? क्योंकि जिस तरीके से जो लगातार जो आप देखेंगे पिछले चुनावों में लगातार कांग्रेस की परिस्थितियां खराब होती जा रही हैं। आप अभी बात कर रहे थे कि बीजेपी ने रैलियां की, आप अपना किया, ठीक है, आई अप्रिशिएट कि कांग्रेस उस तरीके से जमीन पर नहीं गई लेकिन कैंपेन के दूसरे तरीके से होते हैं। आप दूसरी तरफ देखिए तमिलनाडु जैसे स्टेट में, वहाँ पर डीएमके ने वापस आपकी सहयोगी पार्टी रही है, वो सरकार बना रहे हैं। केरल में बीजेपी को नहीं होने दिया। ऐसा नहीं है कि लोगों, अगर आप एक प्रॉपर तरीके से प्लान करते हैं, पुराने जो इलेक्शंस हैं उनसे सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको आप मानिएगा तो जरूर कि हाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस से चूक हो रही है कि वो जो वोटर्स है उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप तो हो रहा है। तो इस पर मंथन करने की बहुत जरूरत है। आप ये सिर्फ कह के बच नहीं सकते कि बीजेपी है। ये सच में बहुत बड़ा पॉइंट है और इस पे कहीं ना कहीं बात एक विपक्ष के होने की जहां तक बात आ जाती है वो बहुत जरूरी है। फाइनल कमेंट की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। सतीश गर्ग, आपसे ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भले ही सीट्स में उतना आगे पश्चिम बंगाल में नहीं दिख रही है, लेकिन अभी तक जो वोट शेयर की बात अगर हम करें तो 37.5% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी होल्ड करके चल रही है इन रुझानों में भी, और करीब 48% के आसपास जो है वो टीएमसी चल रही है। तो ऐसे में चीजें क्या है कि वोट जो है वो तो मिले हैं लेकिन वो सीट में तब्दील होते नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी तक, और क्या इसी आधार पर आप मानते हैं कि सीट इसी वोट शेयर को देखते हुए वो बढ़ भी सकती हैं जब तक नतीजे क्लियर होंगे? मैं अरुण उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी, अभी जो कांग्रेस की बात चल रही थी, कांग्रेस ने तो हर 5 साल पहले ही मान ली थी पश्चिम बंगाल, क्योंकि वो विपक्ष में होते हुए भी विपक्ष में नहीं थी। वहां पर वो कुछ भी अगर वहां के नेता कहना चाहते थे तो वो ट्वीट करने वाले वो बहन और भैया जो है यहाँ पे उनको कहते थे नहीं चुप रहिए, ये टीएमसी के खिलाफ नहीं बोलना है क्योंकि इनकी चोट समय शायद नरेंद्र मोदी के चक्कर में दिल्ली में पड़ने वाली है। यानी अगर कांग्रेस को खत्म अगर किसी ने पश्चिम बंगाल में किया है तो राहुल गांधी और प्रियंका वडेरा ने ही मिलकर, नहीं वो तो खत्म करने का कैंपेन तो भारतीय जनता पार्टी भी तो चला रही है ना सर, कांग्रेस मुक्त है ना, वो तो आप अपना क्रेडिट ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बताएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जहाँ तक योगेंद्र कह रहे थे हम उसी मेहनत से काम करते रहेंगे, मैं भी जानना चाह रहा हूँ इसी मेहनत से काम करते रहे। अगर इन्होंने तय किया हुआ है बहन भाई ने कि ट्वीट करने वाली पार्टी बनकर रहे तो हमें क्या ऐतराज हो सकता है। लेकिन इतना जरूर मैं कह रहा हूँ, जहाँ तक वोट शेयर की बात है, अभी जो बार बार बात चल रही है और 37% वोट शेयर, एक बड़ा वोट शेयर लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और बढ़ सकता है क्योंकि पॉकेट्स अलग अलग है। पूरे पश्चिम बंगाल में आप खुद समझते हैं, आप लोगों ने नीचे तक सर्वे किया है, तो बहुत सारे पॉकेट्स अलग अलग है और जिस तरह का ध्रुवीकरण हुआ है, अभी मैं ये जानता हूँ कि किन पॉकेट्स के वोट खुले हैं, किन के नहीं खुले हैं, और मैं उसके ऊपर कोई अपनी टिप्पणी करूँ आपके ऊपर तो कोई लाभ नहीं। ठीक है, वो हाँ वो बिल्कुल नतीजे जब तक आ जाएंगे उस पर भी चर्चा होगी। आखिरी कमेंट आपकी तरफ से प्रोफेसर विवेक सिंह, संक्षेप में केवल 30 सेकंड में आप बता दें कि चीजें किस कदर बदलेंगी, क्योंकि वोट शेयर की अगर हम बात करें तो वोट शेयर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 11% का फर्क जो है वो वोट शेयर में है टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन सीट्स का अंतर ज्यादा है। जी, कोविड प्रोटोकॉल की वजह से थोड़ा समय लगेगा और मुझे लगता है 2-4 घंटों में स्थिति ज्यादा बेहतर होगी और सिचुएशन मुझे लग रहा है कि बदल सकती है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के जो आसाम में इतना जो बड़ी उसकी हार हो रही है उसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस के ही एक नेता का हाथ है, हेमंत बिस्वा शर्मा का। तो देखिए, आप अगर ठीक से मैनेज नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन जो कोविड-19 की सिचुएशन थी, चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं देना था, ये कहीं न कहीं थोड़ा बीजेपी को भारी पड़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो अब चुनावों के नतीजे आज आ रहे हैं और शाम होते होते चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टीएमसी जो है वो 200 के आगे चली गई है शुरुआती रुझानों में, लेकिन वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, अभी गिनती जारी है। सीटों में भी परिवर्तित हो सकता है वोट शेयर, क्या ऐसा हो सकता है ये भी हम शाम तक देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी क्या अपने पिछली बार की तरह वैसी बढ़त बना करके चलेगी, और दूसरा कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट क्यों इतना नीचे चले गए हैं, इस पर भी हम लगातार अपडेट भी आपको देते रहेंगे और विश्लेषण भी आपको करके बताते रहेंगे कि इन चुनावों में और इन नतीजों के आखिर आने वाले समय में मायने क्या होंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
गुरु